शुक्राणु की संरचना की बात करें तो शुक्राणु की जो संरचना होती है इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। कुछ किताबों के अंदर 3 भाग भी दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 भाग होते हैं। 3 भाग यदि कहीं दे रखे हैं तो वहाँ पर ये ग्रीवा वाला भाग नहीं दे रखा होगा तो उसको इसके साथ में या आधा इसके साथ में लिख देते हैं। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, समीपस्थ वाला इसके साथ डाल देते हैं, दूरस्थ वाला इसके साथ डाल देते हैं। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि शुक्राणु की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो शुक्राणु की जो संरचना है इसमें 4 भाग होते हैं। ये जो 4 भाग होते हैं, नंबर 1 इज शीर्ष भाग या जिसको हेड रीजन कहा जाता है, हेड भाग। दूसरा है ग्रीवा भाग, नेक। थर्ड है मिडिल पीस, मध्य भाग। और लास्ट है पूंछ भाग या टेल। तो हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ये शुक्राणु की संरचना में 4 भाग होते हैं। अब ये जो 4 भाग है, अब ऐसे देखा जाए तो चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने भाग है, कोई भी पदार्थ हो, कोई कुछ भी हो, जितने भाग होते हैं वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें यदि हम बात करें तो ये जो हेड वाला भाग है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर की ओर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसको अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है एक्रोसोम, जिसका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। ये हमने कोशिका वाले पाठ में पढ़ा है। तो जो एक्रोसोम है या जो अग्रपिंडक पाया जाता है, यह जो शुक्राणु का शीर्ष भाग है उससे ऊपर एक टोपी नुमा आवरण के रूप में पाया जाता है। तो इसमें जो ये अग्रपिंडक है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निषेचन की क्रिया में ये मदद करते हैं। और एक एंजाइम है इसका नाम है स्पर्मलाइसिन। स्पर्मलाइसिन एंजाइम क्या करेगा? जब अंडाणु से निषेचन की क्रिया हो रही होगी, जब निषेचन होता है तो उस समय यह अंडाणु को भेदने में सहायता करता है, या इसकी बाहर वाली जो भित्ति है उसको भेदने में, उसका पाचन करके शुक्राणु को अंदर जाने में मदद करेगा। तो ये निषेचन में मदद करेगा। इसके अलावा जो इसका शीर्ष भाग है उसके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये तो इसका ऊपर वाला भाग हो गया एक्रोसोम। अब इससे नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? केंद्रक। अब ये जो केंद्रक, ये एक ऐसा केंद्रक होता है जिसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य भी नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? उसके अंदर ओनली गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो गुणसूत्र होते हैं वो भी आधे होते हैं, मतलब अगुणित गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र इसके अंदर होते हैं अगुणित। केंद्रक द्रव और केंद्रिका इसमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीवा भाग या नेक। अब ये जो ग्रीवा वाला भाग है ये शीर्ष भाग और ये मध्य भाग, मतलब हेड और मिडल पीस के बीच का भाग है, बीच में पाया जाने वाला भाग है, मध्य में पाया जाता है। इसमें या इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो है इसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल हमेशा 2 सेंट्रियोल हमेशा एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। तो यहां पर भी ये एक दूसरे के समकोण पर स्थित है। अब जो 2 सेंट्रियोल है, पहले वाला जो है उसको हम कहते हैं समीपस्थ। अब समीपस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केंद्रक के समीप पाया जाता है, केंद्रक के समीप पाया जाता है, इसलिए इसको समीपस्थ सेंट्रियोल कहा जाता है। समीपस्थ कैसे? ये जो शीर्ष भाग है या ये जो शुक्राणु का शीर्ष भाग जिसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में नीचे की ओर एक गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, छोटा गड्ढा पाया जाता है, उसमें यह स्थित होता है। और इसका मुख्य कार्य है कि जब अंडाणु के अंदर निषेचन हो गया, निषेचन के बाद में जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो जो अंडाणु होता है, अंडाणु का निर्माण निषेचन के बाद में होता है। तो निषेचन होने के बाद में यह जो समीपस्थ तारक काय है ये क्या करेगा? जो दूसरा जो अंडाणु का निर्माण होगा, द्वितीय कंडक से जो अंडाणु का निर्माण होगा, जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है वो इसके कारण होता है, या इस सेंट्रियोल के कारण होता है, इसकी उपस्थिति में होता है।
दूसरा जो है उसको हम कहते हैं दूरस्थ सेंट्रियोल। अब दूरस्थ क्यों कहेंगे? क्योंकि ये केंद्रक से दूर स्थित होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि इसके बाद में जो पूंछ भाग पाई जाती है, मध्य भाग पाया जाता है, इसमें पूंछ भाग में और मध्य भाग के अंदर एक एक्सोनिमा का निर्माण होता है। एक ऐसे अक्षीय तंतु का निर्माण होता है जो यहां शुरू होगा और पूंछ का जो टेल भाग के अंत में वाला भाग है वहां पर जाकर ये पूरा होगा। तो दूरस्थ सेंट्रियोल का काम है एक्सोनिमा या अक्षसूत्र का निर्माण। अब ये जो अक्षसूत्र एक्सोनिमा है इसकी व्यवस्था होती है 9+2। 2 अक्षीय सूत्र सेंटर में होते हैं और 9 है वो परिधीय पाए जाते हैं। इसको 9+2 व्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए मध्य भाग या मिडल पीस। मिडल पीस जो है इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा उत्पन्न करना, इसलिए इसको ऊर्जा कक्ष कहा जाता है। अब ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाएगा। तो इस भाग में क्या होंगे? बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्सोनिमा के चारों तरफ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक नेबेन कर्ण आच्छद का निर्माण करते हैं। मतलब जो एक्सोनिमा है इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया की जो व्यवस्था है इसको नेबेन कर्ण आच्छद कहा जाता है। ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और ऊर्जा का क्या काम रहेगा? ऊर्जा के द्वारा या इस मध्य खंड के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी इसके द्वारा यह शुक्राणु है वो गति करेगा। शुक्राणु गति करता हुआ योनि से गर्भा से अंडवाहिनी की तरफ जाता है। अब इसमें जो एक्सोनिमा है और जो मध्य भाग है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये पतली परत के रूप में होता है या पतली परत के रूप में पाया जाता है। इस पतली परत को मेन चेट कहा जाता है। तो जो मध्य खंड है ये ऊर्जा कक्ष होता है, अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, नेबेन कर्ण आच्छद का निर्माण होता है और मेन चेट इसमें पाया जाता है। ये इसके मुख्य भाग हो जाएंगे। अब लास्ट भाग आता है पूंछ भाग, जिसको टेल रीजन कहा जाता है। पूंछ भाग है वो ये काफी लंबा होता है, तंतुमय होता है। पूंछ है वो तंतुमय होता है, गति में सहायता करता है। इसका काम है शुक्राणु में गति। जिसमें भी पूंछ पाई जाती है, पूंछ है वो उसमें गति का कार्य करेगी, तो ये गति में कार्य करेगी। इसका अंतिम भाग संकरा होता है। पूंछ होती है उसका अंतिम भाग संकरा होता जाएगा। लास्ट में क्या होगा? भाग बहुत ज्यादा संकरा हो गया तो साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, केवल एक्सोनिमा पाया जाता है या अक्षीय तंतु पाया जाता है। साइड वाले तंतु या परिधीय तंतु इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक जो शुक्राणु है इसके 4 भाग हो गए, शीर्ष भाग, ग्रीवा भाग, मध्य भाग और पूंछ भाग। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु की संरचना के बारे में बात करें तो इसके 4 भाग होते हैं। हमने जस्ट अभी बात की है। ये जो 4 भाग होते हैं इसमें सबसे पहला ये हेड भाग, नेक, मिडल पीस और टेल, ये शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो पहला भाग कौन सा है? हेड भाग। दूसरा है नेक, नंबर 3 है मिडल पीस और 4th टेल। तो इस तरह से 4 भाग पाए जाते हैं एक शुक्राणु के। मेन और जो भाग होता है जिसको हम हेड भाग कहते हैं, शीर्ष भाग इसको बोला जाता है। और शीर्ष भाग के ऊपर एक टोपी नुमा आवरण पाया जाता है। एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं या अग्रपिंडक बोलते हैं। शुक्राणु का आगे वाला भाग है इसलिए इसको अग्रपिंडक बोला जाता है या एक्रोसोम कहते हैं। गोल्जी बॉडी के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम है वो प्रमुख होता है, निषेचन की क्रिया में सहायता करता है। निषेचन के दौरान यह अंडाणु की जो बाहर वाली झिल्ली होती है उनको भेदने का कार्य करता है। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो 2 लेयर पाई जाती है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये केंद्रक वाला भाग है, ये है केंद्रक इसका। और इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र भी कितने होते हैं? N आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती है, केंद्रक द्रव भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक। नेक ये बीच वाला भाग है जो हेड भाग को और मिडल पीस को जोड़ने का कार्य करेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 संरचनाएं पाई जाती है। एक पाया जाता है समीपस्थ तारक केंद्र, दूसरा पाया जाता है दूरस्थ तारक केंद्र। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये
केंद्रक वाला भाग है, इसमें देखो नीचे की ओर एक गड्ढा पाया जाता है, इस गड्ढे के अंदर पाया जाता है, इसको कहते हैं समीपस्थ तारक केंद्र। ये केंद्रक के समीप होता है, इसलिए इसको समीपस्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है दूरस्थ, ये केंद्रक से दूर होता है, इसलिए इसको दूरस्थ तारक केंद्र बोलते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। तारक केंद्र हमेशा 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। तो ये दो मुख्य जो तारक केंद्र है वो इस नेक वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है। यह इस शुक्राणु के लिए ऊर्जा कक्ष के रूप में कार्य करता है, बैटरी कक्ष के रूप में कार्य करता है, एनर्जी हाउस के रूप में कार्य करता है। अब एनर्जी के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि बीच का जो भाग है ये तो है अक्षसूत्र। अक्षसूत्र जो है, अक्षसूत्र के दोनों ओर या इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक आच्छद का निर्माण करते हैं, जिसे नेबेन कर्ण आच्छद कहा जाता है। और इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, जो द्रव वाला भाग होता है, वो एक पतली परत का निर्माण करता है, इसको मेन चेट कहा जाता है। तो ये जो मिडल पीस है या जो मध्य भाग है, यह ऊर्जा उत्पादन का कार्य करेगा, या हम कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब ये जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतना ही शुक्राणु अधिक गतिशील होगा, या शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा इस भाग से मिलती है। नेक्स्ट टेल भाग। टेल मतलब पूंछ पाई जाती है। पूंछ क्या करेगी, अब इस शुक्राणु को गति में सहायता करेगी। पूंछ भाग के अंदर या पूंछ भाग है वो गति में सहायता प्रदान करता है। अब ये जो बीच वाला भाग है ये अक्षसूत्र अक्षीय तंतु कहलाता है, और इसके चारों ओर ये 9+2 की व्यवस्था होती है। तो बीच में 2 तंतु पाए जाते हैं, परिधीय भाग में 9 तंतु पाए जाते हैं। लेकिन पूंछ का जो अंतिम वाला भाग है वहां पर कोई जीव द्रव्य नहीं होता है, केवल एक्सोनिमा ही पाया जाता है या अक्षीय तंतु ही पाए जाते हैं। पतला भाग होता है लास्ट वाला भाग। तो इस तरह से ये हो गया टेल। तो देखिए इस तरह से हमने आज की इस क्लास के अंदर जो युग्मक जनन के बारे में बात की है, और युग्मक जनन के अंदर भी हमने नर युग्मक के निर्माण की बात की। नर युग्मक जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, तो शुक्राणु जनन के बारे में बात की, उसका नियंत्रण प्लस जो शुक्राणु का निर्माण हुआ है उस शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, यहाँ तक हमने इस वीडियो के अंदर इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। तो देखिए इस प्रकार जो नर युग्मक है वो बनता है, इसका परिपक्व होता है, इसका पोषण होता है, और इसके बाद में जब ये नर युग्मक या शुक्राणु अंतिम दौर में जब मादा के जनन भाग में इसको त्यागा जाएगा तो इसको इनसेमिनेशन कहा जाएगा। धन्यवाद।